URNY journey of चाइना। स्वागत है आपका विद्यार्थियों हमारे YouTube चैनल इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व उमा लिटरेचर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्नाल्ड जोसेफ कैनेडी को। अभी इनका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियों को लिखा जा रहा है, जो आप लोग देख लीजिए। इतिहास अध्ययन, इतिहास का अध्ययन, इतिहास का अध्ययन। अध्ययन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी बहुत सी किताबें हैं। 5वीं किताब है युद्ध और सभ्यता, वॉर एंड सिविलाइजेशन। युद्ध और सभ्यता, वॉर एंड सिविलाइजेशन। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं इनके। इतिहासकार के धर्म के प्रति इतिहासकार की दृष्टि, धर्म के प्रति इतिहासकार की दृष्टि। हाँ, यस। A historian approach to religion. A historian approach to religion, to religion। अणुयुग में जनतंत्र, और देख लीजिए। अणुयुग में कैनेडी ने बहुत सी कृतियां लिखी हैं। युग में जनतंत्र, डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज, डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज, एटॉमिक एज। विश्व यात्रा और जर्नी राउंड द प्रिंसिपल, इनकी और कृतियां हैं यहाँ पर देखिए। विश्व यात्रा, 8 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। विश्व
यात्रा, ये हिंदी में इसको हम लिख दे रहे हैं, इसका इंग्लिश बुक्स सब इंग्लिश में है। और जर्नी अराउंड द प्रिंसिपल राउंड द प्रिंसिपल ठीक है। पूर्व पश्चिम, एक और बचे हैं अभी, पूर्व पश्चिम, इसको ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, लगभग इनकी 9-10 कृतियां हम अर्नाल्ड जोसेफ टैनबी की देखते हैं, जो उन्होंने एक इतिहासकार होने के नाते इतिहास का उनकी जो दृष्टि थी, उनका जो दर्शन है, उस हिसाब से उन्होंने अपना लिखी है। उन्होंने कैसे देखा इतिहास को। आज उनकी जीवन वृत्त उनका हम देखते हैं, पहले उनका जीवन वृत्त पढ़ते हैं। ठीक है। टैनबी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में लंदन के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये जर्मनी के नहीं थे, बल्कि ये ब्रिटेन के थे, लंदन के थे, और वहां पर उनका एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम हैरी वाल्पीट टैनबी था। उनकी माता ने स्कॉटलैंड का इतिहास के वास्तविक कथानक लिखकर बड़ा नाम कमाया। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों कि बच्चे में संस्कार कहाँ से आते हैं? माता पिता से। उनकी माँ भी लेखिका थी, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी वास्तविक कथानक, मतलब स्कॉटलैंड का इतिहास लिखा। उन्होंने कहा ये वास्तविक कथानक जो उन्होंने सच में देखा वो उन्होंने कागज पर उतार दिया, और उससे उनका बड़ा नाम हुआ। अब माँ का प्रभाव बालक पर पड़ना स्वाभाविक था। ठीक है। तो बचपन से ही टैनबी ने अपनी माँ से ब्रिटेन के इतिहास की जानकारी प्राप्त की। बालक माता पिता में से माँ के करीब बहुत रहते हैं, कोई कोई पिता के भी बहुत करीब रहते हैं, तो दोनों का ही प्रभाव पड़ता रहता है। तो यहाँ पर उनकी माँ के करीब थे अपने ज्यादा, तो वो जैसे वो लिखती थी वैसे अपने बच्चे को बताती थी, और वो उसका असर उन पर पड़ता गया। ठीक है। वो अब वो जब थोड़े बड़े हुए तो पढ़ने गए, तो वो विंचेस्टर और फिर बेलियोल के विद्यालयों में भेजे गए पढ़ाई करने के लिए। विंचेस्टर में और बेलियोल के विद्यालय में वो भेजे गए, और फिर जहां उसने यूनानी और लैटिन साहित्य का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया। टैनबी ने यूनानी और लैटिन साहित्य का, लिटरेचर का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त किया, यानी लिटरेचर प्राप्त किया उसका। 1896 से 1911 ईस्वी तक का जब टाइम आया, तब टैनबी ने प्राचीन यूनानी रोमन संस्कृति और इतिहास का अध्ययन किया। अब उनका अध्ययन देखिए बढ़ता ही जा रहा है। अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों का भी वो अध्ययन कर रहे हैं कि विश्व की अन्य जो संस्कृतियां, उनके पड़ोस में रोमन कल्चर थी, तो उन्होंने यूनानी और रोमन संस्कृति दोनों के इतिहास का अध्ययन किया कि प्राचीन काल में इनका ऐतिहासिक क्या महत्व था, यह अध्ययन किया। इससे उसका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक हुआ। उसको एक समझने की दृष्टि मिली कि विश्व के मानवों के इतिहास को कैसे समझा जाए, तो उसके लिए उसको विजन मिला, एक दृष्टि मिली। 1911 ईस्वी में अपने शिक्षा समाप्त करके टैनबी 1 वर्ष के लिए अंग्रेजी पुरातत्व विभाग की ओर से एथेंस और रोम की पुरातन सामग्री का अध्ययन करने के लिए यूनान आया। अब वो पुरातत्व विभाग में अवश्य नियुक्त हुए होंगे, जहां से उन्हें एथेंस कहां पर है? फ्रांस की राजधानी एथेंस हुआ करती थी प्राचीन काल में। तो एथेंस और रोम साम्राज्य की जो पुरातन सामग्री है, जो पुरातात्विक सामग्री है, उसका अध्ययन करने के लिए कहां गए? यूनान गए। 1912 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौटकर बेलियोल में और वो अध्यापक हो गए। जब इतना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, फिर से लौटे अपने देश और बेलियोल नामक शहर में उन्होंने अध्यापन कार्य आरंभ किया। वहां वह यूनानी इतिहास पढ़ाता था, क्योंकि उनका जो स्पेशलाइजेशन क्या था? यूनानी और रोमन सभ्यता का इतिहास। तो यहाँ पर वो यूनानी इतिहास पढ़ाने लगे। 1915 ईस्वी में
टैनबी विदेश मंत्रालय के, अब देखिए इनकी और भी प्रवृत्ति देखी जा रही है कि अपने जीवन में प्रवृत्ति कर रहे हैं वो। तो विदेश मंत्रालय के राजनीतिक अनुसंधान विभाग में तुर्की मामलों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। टर्की एशिया माइनर और टर्की के जो देश हैं इनके मामलों का अध्ययन करने के लिए या विदेशों का अध्ययन करने के लिए उनको राजनीतिक अनुसंधान विभाग में उनको वहां पर नियुक्त किया गया, यानी रिसर्च करने के लिए उनको नियुक्त किया गया। अनुसंधान करें, रिसर्च करें और उस पर कुछ नए चीजें प्रकाश में लाएं, दुनिया के सामने कुछ नए तथ्य प्रकाश में लेके आए। 1919 ईस्वी में संधि सम्मेलन में अंग्रेजी शिष्टमंडल की विदेशी शाखा के तुर्की विभाग के सचिव के रूप में उसने महत्वपूर्ण कार्य किया। हाँ जी, आ जाइए। 1919 में संधि सम्मेलन में अंग्रेजी शिष्टमंडल की, क्योंकि इंग्लैंड उनका घर है ब्रिटेन, तो अंग्रेजी शिष्टमंडल की जो विदेशी शाखा थी वो विदेशों में आते जाते रहते थे, अपने अध्ययन के लिए भी गए और उनकी नियुक्ति भी अब पुरातत्व विभाग की ओर से भी हुई। तो तुर्की मामलों का अध्ययन करने के लिए सचिव के रूप में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। 1919 से 1924 ईस्वी तक टैनबी लंदन विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज में यूनानी भाषा के प्राध्यापक भी रहे। हाँ, उन्होंने अपने आप को इतना अपने ज्ञान को बढ़ाया कि वो विश्वविद्यालय में उनको अध्यापक की नौकरी मिली और लंदन विश्वविद्यालय में मिले, किंग्स कॉलेज में वो यूनान के अध्यापक बने। इस बीच में 1 वर्ष तक उन्होंने मैनचेस्टर गार्जियन नामक पत्र में संवाददाता के रूप में यूनान की यात्रा की। उनको यूनान के इतिहास से लगता है कि बड़ा प्रेम था, ज्यादा अधिक लगाव था, तो उन्होंने मैनचेस्टर गार्जियन नामक एक जो अखबार था उसमें संवाददाता के रूप में, संवाददाता क्या होते हैं, जो संवादों को प्रेषित करते हैं, तो उसमें उन्होंने यूनान की यात्रा की, वो स्वयं यूनान की यात्रा करते। 1 साल उन्होंने बीच में ऐसा दिया, उसके बाद में वो अध्यापक भी यहाँ पर नियुक्त हो गए। 1925 में वह शाही अंतरराष्ट्रीय मामलों के संस्थान का संचालक हुआ। शाही अंतरराष्ट्रीय मामलों के संस्थान का संचालक हुआ, यानी ब्रिटेन का जो शाही परिवार है या जो प्रशासनिक जो संगठन है उसके उन मामलों के, उनके अंतरराष्ट्रीय मामलों के यानी विदेश नीति के संस्थान का वो संचालक हुआ, हेड हुए वो। 1939 से 1946 ईस्वी तक वह विदेश मंत्रालय के अनुसंधान विभाग का निदेशक या डायरेक्टर थे। अनुसंधान विभाग के निदेशक या डायरेक्टर थे। टैनबी ने कई बार विश्व भ्रमण किया है, वो जगह जगह घूमते रहते थे, अन्य देशों में जाते रहते थे, अपने अनुसंधानों के लिए, अपने ज्ञान के लिए वो जाते रहते थे। तो कई बार विश्व भ्रमण उन्होंने किया तथा इतिहास के वैभव और पराभव को देखा। उन्होंने संस्कृतियों के, कई संस्कृतियों के, सभ्यताओं के वैभव काल को भी देखा और कई संस्कृतियों का उन्होंने पतन भी अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया। एक इतिहासकार के रूप में वो बहुत ध्यान से देखते रहते थे। तो अब उन्होंने इस अनुभव को अपनी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में लिख दिया है, ठीक है, जिनके नाम हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में दिए हुए हैं। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। इसमें पहली किताब है ग्रीक हिस्टोरिकल थॉट्स उनकी, जिसको हिंदी में कहेंगे यूनानी इतिहास चिंतन। दूसरी है तुर्की और यूनान में पश्चिमी प्रश्न, द वेस्टर्न क्वेश्चन इन टर्की एंड ग्रीस, ठीक है। तुर्की और यूनान की तुलना उन्होंने की और पश्चिमी प्रश्न मतलब कि यूरोप के पश्चिमी दुनिया जो है उसके कौन से ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं जिन पर इनके संबंधों का टिकना अच्छा या बुरा, जैसे भी संबंध हो, उनके संबंधों की व्याख्या उन्होंने की, उस प्रश्न उठाए। फिर अगली किताब है इनकी स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम इतिहास का अध्ययन कहते हैं। उन्होंने अपने देश का और विभिन्न देशों के इतिहास का भी अध्ययन किया, तो उस पर एक किताब लिखी, इतिहास का अध्ययन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। और उन्होंने युद्ध भी देखे, सभ्यता का उत्थान और जब पतन देखा तो उन्होंने युद्ध और सभ्यता एक किताब लिखी, वॉर एंड सिविलाइजेशन।
वॉर एंड, इधर देखिए, इधर लिखी होगी, ये इधर आए, बाद में आएंगे। सभ्यता की परीक्षा, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, आप लोग लिख लीजिए इसको, ब्लैक बोर्ड पे शायद मैंने नहीं लिखा। धर्म के प्रति इतिहासकार की दृष्टि, अ हिस्टोरियन अप्रोच टू रिलीजन, अ हिस्टोरियन अप्रोच टू रिलीजन, धर्म के प्रति इतिहासकार की क्या दृष्टि है, दृष्टि, ये उसकी एक पुस्तक हुई। फिर उसने, क्योंकि देखिए कौन सी सभ्यता में है, वो सन 1800 में भी है, सन 1900 में भी हमको वो दिखाई पड़ते हैं, यानी 20वीं शताब्दी में है। इस समय तक हमारे विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली थी, प्रगति कर ली थी, और अणु और परमाणु बमों के जिक्र हो रहे थे और बन भी रहे थे। तो उसने लिखा, इस पर भी एक किताब लिखी कि अणु युग में जनतंत्र, एक तरफ तो एटम बम है और दूसरी तरफ लोकतंत्र, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? एक तरफ पावर है, शक्ति है, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है, तो दोनों का एक साथ, हाँ, जो समन्वय है, उसने लिखा कि अणु युग में जनतंत्र, डेमोक्रेसी इन एटॉमिक एज, अणु युग में डेमोक्रेसी, पूर्व पश्चिम, ईस्ट और ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, उसने पूर्व और पश्चिम की तुलना भी की अपनी इस पुस्तक में। फिर उसने विश्व यात्रा, बहुत से देशों में घूमा, तो उसने लिखा जर्नी राउंड द प्रिंसिपल, जर्नी राउंड द प्रिंसिपल, विश्व यात्रा आदि, ये उसकी प्रमुख कृतियां हैं, उल्लेखनीय कृतियां हैं जिनको हम जानते हैं, ठीक है। तो उसकी ख्याति का प्रमुख होना, अब इन सब किताबों से उसकी ख्याति का, जो उसके जो यश का उसने नाम कमाया, वो किस कृति से कमाया? वो है अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन से उसने कमाया। जब उसने इतिहास का अध्ययन लिखा तब उसकी ख्याति अचानक से बहुत बढ़ गई। और जो 12 भागों और 10 जिल्दों में है, 12 वॉल्यूम में है और 10 जिल्दों में, ठीक है, 12 भाग उसके उसने किए, जिसमें कि 10 जिल्दों में उसने, जिल्द मतलब, हाँ, जिल्द मतलब जो मोटी कवर का जिल्द किया जाता है, उसको जिल्द बोलते हैं। हार्ड हार्ड जो पेपर होता है ऊपर का, उसको जिल्द बोलते हैं, जिल्द लगी हुई है। तो 12 भाग हैं उसके और 10 जिल्दों में है। यह इतिहास का विश्वकोश है। अगर कोई इतिहासकार अगर पढ़ना चाहता है, विश्व के बारे में जानना चाहता है, तो उसे यह पुस्तक अवश्य ही टाइनेबी की पढ़नी चाहिए, अ हिस्ट्री ऑफ, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अध्ययन, क्योंकि यह विश्वकोश है, लगभग संपूर्ण विश्व को शामिल करता है वो अपने इस इतिहास में। 1954 तक उसके सभी भाग प्रकाशित हुए। इसमें संपूर्ण मानव इतिहास को एक नवीन दार्शनिक और समन्वित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। उसने एक नई दृष्टि दी, नया विजन दिया। यहाँ पर उसने एक नवीन दार्शनिक और समन्वित दृष्टिकोण, समन्वित मतलब किसी चीज का समन्वय करना, विरोध ना करना। अगर कोई दो विरोधी तत्व हैं तो उनको हाँ, उनको एक दूसरे में मर्ज करने की कोशिश करना, उनको पॉजिटिविटी में लाना, हाँ, है ना, समन्वय करना उनका, ताकि उनका मेल हो, ना कि उनका विरोध हो, है ना। तो उसने ये प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई, ये उसने दृष्टिकोण को अपनाया। अब टैनवी ने वर्तमान जगत को 5 सभ्यताओं में विभक्त कर दिया है। टैनवी ने जो वर्तमान जगत है 19वीं शताब्दी का हमारे, उसने 5 मुख्य सभ्यताओं में, सभ्यताएं तो बहुत सी हैं, और उसने 5 मेन सभ्यताओं में उसने विभाजित किया है कि इन 5 सभ्यताओं का बोलबाला विश्व पर ज्यादा दिखाई पड़ता है, ठीक है, उनका ज्यादा नाम है विश्व में। वो कौन कौन सी हैं? पश्चिमी यूरोप अथवा पश्चिमी ईसाइयत, ठीक है। पश्चिम में भी देखो 2 भाग हुए हैं, एक पश्चिमी यूरोप है, एक पूर्वी यूरोप है। तो पश्चिमी यूरोप अथवा पश्चिमी ईसाइयत, हम जानते हैं कि यूरोप में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म है। तो वहां पे पश्चिमी ईसाइयत अलग है और पूर्वी ईसाइयत थोड़ी फर्क है। नहीं, उन्होंने भागों में नहीं बांटा, उन्होंने 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था।
की सभ्यताओं। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी ईसाइयत और पूर्वी यूरोप। अब पूर्वी यूरोप की तरफ अगर आते हैं तो वहां पे तो कौन सा बैजेंटाइन अथवा पूर्वी ईसाइयत, वाइजेंटीन अथवा पूर्वी ईसाइयत। अब वाइजेंटीन क्या है? ये रोमन साम्राज्य की कहानी है। बैजेंटिया साम्राज्य या बैजेंटाइन साम्राज्य अंग्रेजी में इसको कहते हैं, हिंदी में इसको हम रोम साम्राज्य के नाम से जान सकते हैं। तो एक इनकी सभ्यता है और एक यूनान की तरफ पश्चिमी सभ्यता है जो यूनान की तरफ है। तो उसने यूरोप को भी दो भागों में बांटा। और तीसरी है इस्लाम। क्योंकि हम जानते हैं कि 1400 ईसा पूर्व में लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्लाम का उदय हो चुका था और वो धीरे धीरे पश्चिम पूर्वी यूरोप में धीरे धीरे फैल रहा था। टर्की होते हुए रोम साम्राज्य तक, ईरान वगैरह को कवर करता हुआ ये फैलता ही जा रहा था। तो ये भी उस समय एक प्रमुख धर्म के रूप में या घटक के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस्लाम। फिर आती है भारत की सभ्यता। भारत की सभ्यता तो अति प्राचीन काल से है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता था वो। तो उसके भारत की सभ्यता के अपने मूल्य हैं, अपने वैल्यूज हैं, अपने संस्कार हैं जिन पर वो संस्कृति चलती है और उसी के कारण आज तक उसकी निरंतरता बनी हुई हुई है। ठीक है, तो चौथा है भारत का। और फिर सुदूर पूर्वी जगत। सुदूर पूर्वी जगत में क्या क्या आएंगे? चाइना आ जाएगा हमारा, चीन की सभ्यता आ जाएगी और जापान तक हमारा पूर्वी जगत जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सब पूर्वी जगत कहलाते हैं। ठीक है, तो उसने यहाँ पर पूर्वी जगत को में सबको समेट दिया है, जितने भी पूर्वी हमारे देश हैं पूरब के, धरती में पूर्व की तरफ, उन सबको उसने पूर्वी जगत के नाम से कहा। तो 5 भागों में उसने अपने अध्ययन के लिए उसने पूरे विश्व की सभ्यता को 5 भागों में उसने बांट दिया कि यही 5 फैक्टर जो है वो पूरे विश्व में कमोबेश थोड़ा या ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादातर देशों में, ज्यादातर सभ्यताओं में। ठीक, कहीं इस्लाम है बहुत सारे देशों में, कहीं भारतीय सभ्यता को लोग अपनाए हुए हैं, कहीं पूर्वी यूरोप की सभ्यता को, कहीं पश्चिमी यूरोप की सभ्यता को, और पूर्वी दुनिया उनके अपने धर्म है। जैसे बौद्ध धर्म वगैरह चाइना में तो बौद्ध धर्म वगैरह है, वहां ईसाइयत नहीं है, है ना। इसलिए ऐसे जापान में वगैरह में तो पूर्वी जगत को भी उसने इसमें शामिल किया कि ये 5 तथ्य ऐसे हैं जिनसे ही पूरा विश्व आलोकित है। ठीक है, या जिनका प्रभाव पूरे विश्व पर छाया हुआ है। ठीक है, इन सभ्यताओं में क्रमशः यूनानी रोमन, जिसको हेलेनिक सभ्यता भी हम लोग कहते हैं, हेलेनिक सभ्यता भी कही जाती है, सीरियाई सभ्यता, ये जहां पर टर्की है आजकल, बेबीलोन की सभ्यताएं वगैरह थी, सीरिया, टर्की, भारतीय और चीनी सभ्यताएं हैं। ठीक है ना, भारतीय सभ्यताएं और चीनी सभ्यताएं, ये सब अति प्राचीन सभ्यताएं हैं। चीन का भी इतिहास बहुत पुराना है, भारत का भी इतिहास, हाँ, धरती पर लगभग सर्वाधिक पुराने इतिहासों में इनका इतिहास गिना जाता है इन देशों का। ठीक है, तो ये सभ्यताएं हैं। तो ये इसने कहा कि क्रमशः कौन है? यूनानी है सभ्यता, रोमन सभ्यता है, सीरियाई सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है और चीनी सभ्यता है। इन्हीं सभ्यताओं का असर बाकी सभी देशों पर पड़ता है। ये मेन यही सभ्यताएं हैं। अब ये प्राचीन सभ्यताएं भी क्रमशः हैं। अब ये किस पर आधारित हैं? ये जो जिन सभ्यताओं का उसने नाम लिया है ये भी क्रमशः मियोनन, हाँ, जैसे यूनानी रोमन वगैरह, मियोनन, बेबीलोनियन, सीरियाई सभ्यता बेबीलोन सभ्यताओं से प्रभावित है, यूनानी रोमन सभ्यता मियोनन से प्रभावित है और हित्ती सभ्यताओं पर आधारित है। ठीक है ना, आर्य सभ्यता या भारतीय सभ्यता पर भी हित्ती सभ्यता का कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ा और चीन पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्राचीनतम सभ्यताएं मिस्री और सुमेरियन हैं। हम देखते हैं जब हम विश्व का इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गणना किसकी की जाती है? मिस्र की सभ्यता की और रोमन सुमेरियन सभ्यता की। ओके, मिस्र की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ था, जो हम वर्तमान अफ्रीका में जिसको देखते हैं। ठीक है, और बेबीलोन की सभ्यता में जहां पर की जो सीरियाई प्रदेश है जिसको आज हम इराक के नाम से जानते हैं, वहां पर 4 युगों में या 4 भागों में ये बटी हुई है। तो सबसे प्राचीन इसमें सुमेरियन सभ्यता है। उसी के उत्तर की तरफ बेबीलोन का विकास हुआ, तो बेबीलोनियन सभ्यता का विकास हुआ।
फिर तीसरी आई, इन्हीं के बाद कैल्वियन सभ्यता आई, और चौथी आई असीरियन सभ्यता। तो कम से कम 4 वहां पर प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनको हम बेबीलोन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं या मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रभाव सीरियाई सभ्यताओं पर पड़ा। ठीक है, टैनबी ने 21 सभ्यताओं का उल्लेख किया है। उसने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 21 सभ्यताओं का उल्लेख किया है कि 21 सभ्यताएं हैं। इसके अतिरिक्त 3 अन्य सभ्यताएं भी उसने बताई। इन 21 के अतिरिक्त 3 अन्य सभ्यताएं भी उसने गिनाई हैं, जिसमें सुदूर पूर्वी ईसाइयत, मतलब जहां पर धर्म का प्रभाव है, ईसाइयत का प्रभाव है, और सुदूर पश्चिमी ईसाइयत, ये पश्चिमी ईसाइयत जैसे यूनान वगैरह में भी ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत दूर है। वो आल्पस पर्वत के पास में है, जहां से हमारा सिकंदर, जिसको हम सिकंदर महान कहते हैं, सिकंदर वहीं यूनान से चलकर आया हुआ था। ठीक है, एथेना से। वहां पर भी ईसाई धर्म का प्रचार हुआ उसी तरफ, तथा स्कैंडिनेवियन, ठीक है, इस पश्चिमी ईसाइयत तथा स्कैंडिनेवियन, इनके प्रसव काल में ही, यानी इनके जब ये धर्म आरंभ हुए थे, ईसाइयत का जब धर्म आरंभ हुआ था स्कैंडिनेविया वगैरह में, तो उस टाइम पे ही, आदिकाल में ही इन्हें परिस्थितियों की इतनी कठोर चुनौती सहन करनी पड़ी। यानी धर्म का जब वहां पर उदय हो रहा था, तब इनकी परिस्थितियां बहुत ही विहड़ थी, बहुत कठिन थी उस समय। हाँ, कि इनका पूर्ण प्रकटीकरण अवरुद्ध हो गया, कि ठीक से वहां पर ये धर्म फैल नहीं पाया, या इन सभ्यताओं का ठीक से विकास वहां पर नहीं हो पाया। बहुत उनको टाइम लग गया, क्योंकि जीवन कठिन था। तो जीवन कठिन कैसे था? पहाड़ों में लोग रहते थे, कृषि का अभाव था, थोड़े बहुत किसी तरह होते होंगे, और ज्यादातर जल मार्गों की सत्ता थी, समुद्र के किनारे बसे हुए थे, तो कटे फटे किनारों पर नाव वगैरह, नौका वगैरह का बहुत ज्यादा उनका था। तो हाँ, तो उसी तरह इनका जीवन था, कृषि पर आधारित और जल पर आधारित जीवन था। कृषि तो बहुत कम ही थी, तो पहाड़ों का जीवन कठिन हो जाता है जब भोजन की व्यवस्था ठीक से नहीं होती। 5 ऐसी सभ्यताएं हुई कि उनका आविर्भाव तो हो गया। उसने लिखा कि 5 ऐसी सभ्यताएं हुई जो स्टार्ट तो हो गई, प्रारंभ तो हो गई, उनका आविर्भाव तो हो गया, किंतु परिस्थितियों ने उनकी प्रगति को रोक दिया। उनकी परिस्थितियां ऐसी बेढब थी, ऐसी बिगड़ थी कि उनकी प्रगति ही होनी मुश्किल हो गई। इस प्रकार उसने कहा कि इस प्रकार कुल विश्व की कुल सभ्यताओं की संख्या 29 है। पहले उसने 21 बताया, फिर उसने और भी जोड़ा, विश्व की सभ्यताओं को जोड़ा, इन और सभ्यताओं को जोड़ा, और फिर सब मिला के उसने कहा कि कुल सभ्यताओं की संख्या 29 है। इनमें से कुछ सभ्यताओं के नाम, ठीक है, इनमें से कुछ सभ्यताओं के नाम भौगोलिक हैं और कुछ के धार्मिक। यानी कुछ सभ्यताओं के नाम तो उनके भूगोल के आधार पर पड़ गए। भूगोल मतलब उनकी जलवायु परिस्थिति, मैदान है कि पहाड़ है कि समुद्र किनारे है, कहां पर है, उस हिसाब से उनके नाम पड़ गए। और कुछ धर्म के आधार पर कुछ सभ्यताओं के नाम धार्मिक हो गए। टैनबी ने केवल 3 सभ्यताओं की विशेषताएं निश्चित की हैं। इनमें से उसने 3 सभ्यताओं को चुना। यहाँ पे देख लीजिए कि इनमें से उसने 3 सभ्यताओं को चुन लिया जिसकी विशेषताओं उसने निश्चित की हैं। जैसे यूनानी सभ्यता, उसने कहा कि रस प्रधान है। ठीक है, हाँ, रस प्रधान है। रस प्रधान मतलब जीवन का रस, जीवन का आनंद। यूनानी लोग जो रहते हैं, तो उनके अगर आप कलाकृतियां देख लीजिए, नहीं, वो जीवन का आनंद ले रहे हैं उस भौतिकवाद में। उनकी चित्रकला, उनकी कलाकृतियां, वो नाव पर वो कप प्लेट की चित्र बना रहे हैं, मछली को वो उड़ा दे रहे हैं आसमान में, मतलब इस तरह गमले को उल्टा बना दे रहे हैं उनके चित्र। हाँ, नहीं, वो सौंदर्य, जीवन के सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। और स्वास्थ्य पर उनके, अगर युवकों को देख लीजिए उनके चित्रों को, तो उनकी नस नस दिखाई पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉडी बिल्डर, आजकल हम लोग जिम में जाते हैं लोग, उस तरह से, मतलब स्वास्थ्य पर और नसों को दिखाने में, अंग के एक अंग को बढ़िया से दिखाने में वो विश्वास रखते थे, और जीवन का आनंद भी लेते थे। बहुत सी कलाकृतियां उनकी ऐसे उल्टी हैं। ठीक है, तो वो क्या है? रस प्रधान है यूनानी सभ्यता, यानी मौज मस्ती प्रधान है एक प्रकार से। भारतीय सभ्यता कैसी है? वो धर्म प्रधान है। भारतीय सभ्यता में धर्म का बहुत बड़ा प्रमुख स्थान है। हम ईश्वर को और उनके बहुत सारे 33 कोटि को, यहाँ पे कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, कोटि मतलब होता है प्रकार,
33 प्रकार के देवता हैं हमारे पास, जिनमें 10 द्यूलोक में या अंतरिक्ष लोक में रहते हैं, 11 और 11 पृथ्वी लोक में रहते हैं, 11 पाताल लोक के। आइए, पाताल लोक के देवता होते हैं, ठीक है। तीसरी पश्चिमी सभ्यता, वो है विज्ञान प्रधान। पश्चिम ने विज्ञान की तरफ अपना रुख किया और जल्द ही उसने अणु और परमाणु बम भी सबसे पहले बनाए। वो विज्ञान प्रधान है पश्चिम की। हाँ, पश्चिम की सभ्यता तर्क और विज्ञान को, वो हर चीज को करके देखती है। पश्चिम की सभ्यता ने कर करके प्रयोग कर करके और तब माना बातों को, तो वो विज्ञान की प्रधानता उसमें दिखाई पड़ती है। अब देखिए, टैनेबी की सभ्यता की परिभाषा अस्पष्ट है। टैनेबी की सभ्यता की परिभाषा अस्पष्ट है। सभ्यता और आदिम समाज के बीच उसने जो अंतर बताया है, सभ्यता और आदिम समाजों, उसने देखिए अंतर बताया, मतलब अस्पष्ट है उसकी परिभाषा। क्योंकि एक तरफ तो सभ्य मनुष्यों को दिखा रहा है जो सभ्यता और संस्कृति में आदिम समाज, हाँ, आदिम समाज जो आदिवासी होते हैं या जो अभी सभ्य नहीं हो पाए या प्रगति की धारा में नहीं शामिल हुए हैं, उनका अंतर बताया है, वह स्पष्ट नहीं है। और अभी के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, कल के लिए। कल टैनेबी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।